ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी को हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली जब भी आप किसी क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो वहाँ दो किस्म के इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक लिनक्स का होता है, एक विंडोज़ का होता है। लिनक्स के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं सैम्बा सर्वर जो ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। लेकिन नॉर्मली विंडोज़ की जब आपकी मशीन है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में आपके पास जो क्लाइंट मशीन है वो लैपटॉप्स हैं, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 11 इनकी मशीन है। अब वो नॉर्मली उसके ऊपर पॉलिसीज़ लगानी होती हैं, यूएसबी ना चले, फला ड्राइव ना खुले, कोई इंस्टॉलेशन ना कर सके। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो विंडोज़ की मशीनों को दो काम कर सके, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, यानी कि आइडेंटिटी कर सके और उसकी एक्सेस मैनेजमेंट कर सके। आइडेंटिटी का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन और एक्सेस मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑथराइजेशन। तो आइडेंटिटी का मतलब सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ, यूज़र नेम पासवर्ड डालना। ऑथराइजेशन का मतलब है कि अंदर जाके क्या करें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हु कैन डू व्हाट। अंदर जाके जी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आप जैसे अंदर लॉगिन होंगे आपको अपनी नेटवर्क ड्राइव नज़र आएगी, आपका वॉलपेपर चेंज हुआ होगा, वॉलपेपर आप बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। दीज आर कॉल्ड ऑथराइजेशन। ये सारा काम किसी एक सर्वर की मरहून मिन्नत होता है जो कि विंडोज़ में उसको एक्टिव डायरेक्टरी कहा जाता है। उस सर्विस को, उस रोल को, विंडोज़ में रोल बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप विंडोज़ का सर्वर ओएस यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉर्मली 2012 ले लें, 2016 ले लें और 2019 ले लें या 2022 ले लें, इसके ऊपर जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्वर्स के रोल मिलते हैं। सर्वर के आपको क्या मिलते हैं भैया? रोल्स मिलते हैं। इन रोल्स के अंदर एक रोल्स होता है, उसको कहते हैं ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। क्या कहते हैं भाई? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ये रोल बेस है सर्वर का। अच्छा, दोबारा बता दूं, इसका ताल्लुक क्लाउड से नहीं है। ये आप क्लाउड पे एज ए EC2 मशीन, AWS पे, गूगल पे एज ए कंप्यूट इंजन, एजोर पे एज ए एजोर VM या अलीबाबा पे एज ए ECS बना सकते हैं। बट ये सर्वर के अंदर की बात हो रही है, तो क्लाउड ले लें, फिजिकल सर्वर ले लें, अपना लैपटॉप ले लें, डजेंट मैटर। क्या चीज़ मैटर करती है कि आपके पास 2012, 16, 19 या 22 का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इससे पहले वाला भी ले सकता हूँ लेकिन वो ऑब्सोल्यूट हो गए। याद रखिए, माइक्रोसॉफ्ट लास्ट 10 साल की सपोर्ट करता है। जैसे ही 22 निकाला ना, 12 की सपोर्ट खत्म हो गई है। अब 16, 19 और 22 तो मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा आपको नॉर्मली, ठीक है। सो ये सर्वर के रोल्स हो गए। अब जिस सर्वर पर ये रोल इंस्टॉल होता है उस सर्वर को क्या कहा जाता है भाई? डोमेन कंट्रोलर। और जो इसके अंदर इंस्टॉल होता है उसको कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। तो लोग जरा कंफ्यूज हो जाते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, जो फिजिकल सर्वर है वो सर्वर है भाई। आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आप कौन है वहां पे? स्टूडेंट हैं, आप हैं वही चीज। लेकिन शाम में आप मस्जिद जा रहे हैं तो आप नमाजी बन गए, यानी कि आपको मैं जिस लक़ब से पुकारूंगा, बोलूंगा यार आप नमाजी हैं, ठीक है। आप कल को ब्लॉक J में, इस इलाके में आते हैं तो मैं कहूँगा ये ब्लॉक J का रिहायशी है क्योंकि आप यहाँ रहते हैं। तो आपके नाम के साथ जो लक़ब चीज़ें हैं वो बदलना शुरू हो गई वक्त और हालात के साथ साथ। आप सफ़र पर हैं तो मैं आपको मुसाफिर कहूँगा। इसी तरीके से जिस सर्वर पर इंस्टॉल किया जाता है ये सर्वर OS, उस वक्त तक उसको सिर्फ सर्वर कहा जाता है कि जी हमारा सर्वर है और सर्वर OS चल रहा है। लेकिन जैसे ही उसमें एक्टिव डायरेक्टरी करेंगे तो उस सर्वर का नाम बदल जाएगा, वो डोमेन कंट्रोलर हो जाएगा। मैं कहूँगा ये मेरा DC है। DC इज नॉट डिप्टी कमिश्नर, DC इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो इस लफ्ज़ से याद रखें, D और C। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नाम आगे जाके आपको कंफ्यूज करेंगे। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं फिजिकल हार्डवेयर या वर्चुअल मशीन, तो जिस मशीन पर आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल किया है उस मशीन को DC कहा जाता है, जिसको डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन, जो रोल चल रहा होता है उसको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कहा जाता है। अब ये काम किस तरह करता है, इसका फायदा क्या होता है, ये हम उस पर देखते हैं। अच्छा, जब आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो डोमेन कंट्रोलर के अंदर
जो डोमेन होता है वो डोमेन बेस करता है सर्वर पे और क्लाइंट पर। ये बात याद रखिएगा। अब ये सर्वर और क्लाइंट क्या है इसको भी बता देता हूं मैं। यहां पे आपके पास डोमेन कंट्रोलर का मतलब आप एक दुनिया पूरी बना रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल मशीनें हैं जिनके मल्टीपल रोल्स हैं। कोई प्रिंट सर्वर है, कोई कैमरे का सर्वर है, कोई आपका डोमेन कंट्रोलर है, कोई फाइल सर्वर है, कोई डीएचसीपी सर्वर है जो आईपीस देता है, उसके अलावा कोई क्लाइंट की मशीनें हैं, कुछ एंटीवायरस सर्वर है जैसे वो नॉड या इस तरह की प्रोटेक्शन आती है जिसमें सेंट्रलाइज एंटीवायरस की सिक्योरिटी होती है, सॉफ्टवेयर डले होते हैं, कुछ मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर हैं, विंडो डिप्लॉयमेंट सर्वर्स, बहुत सारे WDS है, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। तो जो सर्वर हु ज्वाइन डोमेन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं भैया, मेंबर सर्वर। दैट्स कॉल्ड अ मेंबर सर्वर। ये तो हो गया पहला सिंपल। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपके पास WDS हो सकता है, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, ठीक है ना। इसके अंदर आपके पास WSUS हो सकता है, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। आपको विंडोज अपडेट आती है ना, बड़े एनवायरनमेंट में एक सर्वर से होकर आती है, क्या अपडेट पास करनी क्या नहीं करनी, सिक्योरिटी अपडेट, क्रिटिकल अपडेट्स, नॉन क्रिटिकल अपडेट्स, ये सारी अपडेट्स WSUS से आती हैं, ठीक है ना। इसके आगे वो ले लें आप SCCM सर्वर जो होता है, SCCM हो गया, SCOM हो गया, Hyper-V हो गया। These are the member servers। SSCM क्या होता है उस्मान भाई? सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। तो इसमें क्या, जो AWS में सिस्टम मैनेजर है, जो पैच मैनेजमेंट और ये सारे काम करता है, सिस्टम मैनेजर के अंदर हम जाते हैं ना, तो सिस्टम मैनेजर में सेशन मैनेजर आता है, मैं वहीं से ले सकता हूँ, तो वो चीज़ है SCCM है। सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर, ये ऑपरेशंस के काम देखता है आपके, ठीक है। Hyper-V वर्चुअलाइजेशन के। तो इन सबको डोमेन से ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपको IP की जरूरत नहीं पड़ती, आप नाम से बुला रहे होते हो। आपको पता होता है कि इस डोमेन के अंदर नाम है, ये अपनी एक दुनिया है पूरी, इसका एक डोमेन का नाम होता है जो लगाना पड़ता है। मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ अभी। तो ये तो हो गया। अब ये हो गया सर्वर। दूसरा सर्वर मैं आपको बताया था, जो मशीन, जिस मशीन पर इटसेल्फ ADDS हो वो डोमेन कंट्रोलर कहलाता है। जिस मशीन को आप इस डोमेन से ज्वाइन करेंगे वो मेंबर सर्वर है। अब तीसरा कौन बचा, क्लाइंट मशीन है, यानी कि आपकी विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, ये लैपटॉप डेस्कटॉप की जो मशीनें हैं ये क्या कहलाएंगी भाई, ये क्लाइंट मशीनें हैं, ठीक है ना। ये आप क्लाइंट बोलोगे इनको कि ये क्लाइंट है, तभी तो इसको सर्वर क्या लिखा था, सर्वर क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इसको डोमेन कंट्रोलर को हेल्प करने के लिए भी तो चाहिए भाई। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, यू आर अ मैनेजर और टीम लीड, तो क्या अकेले भाग रहे होते हो, ठीक है ना। आपकी एक टीम होती है जिसमें एक असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर आपका एक टीम लीड होता है, उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, एक नेटवर्क डिपार्टमेंट का बंदा है वो हेड कर रहा है, वो कर रहा है, इस तरह हायरार्की होती है। इस तरह डोमेन कंट्रोलर भी अपनी एक टीम बनाता है सर्वर के थ्रू, जिसको अपने साथ जोड़ता है, जिसको हम सर्वर कहते हैं, मेंबर सर्वर कहते हैं। अब उसमें विंडोज अपडेट का एक सर्वर है, WSUS का एक सर्वर है, Hyper-V का सर्वर है, SCCM और बहुत सारे हो सकते हैं। निशानी क्या बताई मैंने, आप देखोगे इसमें भी 2019 डला हुआ है, इसमें भी 2019 डला हुआ है। दोनों में फर्क कहाँ आ रहा है, दोनों में फर्क वहां आ रहा है कि जब आप इसको देखोगे तो ये डोमेन ज्वाइन हुआ होगा, और इस पे देखोगे तो इसके अंदर ADDS चल रहा होगा, ठीक है भाई। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, तो ये वहां पे चल रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गई बात। ये बेसिक्स मैंने आपको बताया, इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के लिए सर्वर OS होना चाहिए 2012, 16, 19, 22, ठीक है। सर्वर रोल होना चाहिए ADDS, डोमेन कंट्रोलर, वो फिजिकल मशीन या वो वर्चुअल मशीन जिस पे ADDS चल रहा हो वो डोमेन कंट्रोलर है। फिर सर्वर क्लाइंट की हम बात करेंगे तो सर्वर क्लाइंट के अंदर क्या आएगा कि सर्वर वो कहलाता है जिसको डोमेन से ज्वाइन किया जाए वो मेंबर सर्वर है, जिस मशीनों को किया जाए वो क्लाइंट मशीन है, जो विंडोज 7, 10 और 11 की आ जाती है, ठीक है ना। दस्तूर दीजिएगा। अच्छा, अब इसी का दूसरा टॉपिक मैंने बात कर ली है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर की। अब इसके बाद इसके साथ एक और चीज आती है। हाँ, एक चीज बताना भूल गया था मैं, वो भी इसमें बता देता हूँ। सर्वर के कुछ एडिशंस होते हैं, पीछे नजर आ रहे हैं सबको भाई,
जी। सर्वर के कुछ एडिशंस होते हैं। एक कहलाता है स्टैंडर्ड, जिसको एसटीडी लिखा जाता है। दूसरा कहलाता है इंटरप्राइज, जिसको ईएनटी लिखा जाता है। तीसरा लिखा जाता है भाई डाटा सेंटर। इसकी वजह बताता हूं क्या है। स्टैंडर्ड, इंटरप्राइज, डाटा सेंटर में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन इसका मेन फर्क जो हमें पता लगता है वो किस वक्त पता लगता है, जब आप हाइपर वी कर रहे होते हो। हाइपर वी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ जो वीडियो देखने वाले हैं, कि हाइपर वी वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर आप एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन चलाना चाह रहे हैं तो वो दो तरह के हाइपरवाइजर्स पे चलती है। एक टाइप 1 हाइपरवाइजर कहलाता है, एक टाइप 2। तो ये टाइप 1 हाइपरवाइजर में से एक हाइपर वी है, माइक्रोसॉफ्ट का VMware का ESXi आ जाता है, सिट्रिक्स का जेन सर्वर आ जाता है, लिनक्स का KVM आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह के डिफरेंट हाइपरवाइजर्स हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट के हाइपर वी की खास बात यह है कि वो कोर पे भी आता है और जर्नल पे भी आता है। याद रखिएगा जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो और अगर इंस्टॉलेशन के वक्त आपने USB या वो लगाई और उसने आगे लफ्ज लिखा है कोर, CORE कोर, लाइक स्टैंडर्ड कोर, इंटरप्राइज कोर या डाटा सेंटर कोर, आप ये बात याद रखिएगा, कोर का मतलब है काली स्क्रीन, CLI। ऐसा ना हो इंस्टॉल करके फंस जाए, क्योंकि कोई माउस का क्लिक विलिक नहीं आएगा। कोर नॉर्मली हाइपर वी के ऊपर लोग करते हैं क्योंकि बहुत कम जगह लेता है वो। जैसे ही आप GUI पे जाएंगे ज़्यादा जगह, क्यों लिनक्स कम स्पेस लेता है, विंडोज़ ज़्यादा लेता है। विंडोज़ आपको GUI दिखा रहा है तो जगह भी तो ज़्यादा लेगा ना, ये वजह है उसकी, ठीक है। कोर के अंदर वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। कोर लिनक्स मतलब सादा होता है, उसमें आप पावर शेल या कमांड्स वगैरह चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसकी आदत नहीं होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो फिर ये स्टैंडर्ड हो गया, इंटरप्राइज हो गया और डाटा सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसका बदल गया एसेंशियल, स्टैंडर्ड और डाटा सेंटर हो गया, अब इंटरप्राइज नहीं आता। उस्मान भाई इसके अंदर भी एक लिमिट होती है ना कि स्टैंडर्ड के अंदर 5 हाइपरवाइजर या 3 भाई बस उसी तरह जा रहा हूं, ठीक है ना। ये सर्वर एडिशन हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया और ये एसेंशियल है। मुझे अभी 2022 का तो नहीं पता, लेकिन 2019 में एसेंशियल, स्टैंडर्ड, डाटा सेंटर था। एसेंशियल लिख देता हूं मैं, एसेंशियल। अब किस तरीके से लेके चलना है इसको। एसेंशियल के अंदर नॉर्मली शायद आप एक VM बना सकते हैं या शायद बिल्कुल भी नहीं बना सकते, मुझे 100% कंफर्म नहीं। इसका आप डाटा शीट पढ़ लीजिएगा, हमेशा डाटा शीट पढ़ने की आदत डालें, उसमें बहुत डिटेल लिखा होता है। स्टैंडर्ड के अंदर आप 2 VM चला सकते हैं और डाटा सेंटर में आप अनलिमिटेड चला सकते हैं। अब ये सवाल है अनलिमिटेड और 2 VM का क्या मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 से ज़्यादा नहीं चला सकते। भाई मेरे पास एक मशीन है हार्डवेयर, उसके अंदर 8 कोर यानी कि प्रोसेसर, 64 GB रैम और 1 टेराबाइट की RAID 1 लगी हुई है। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं 2 मशीन चलाओ, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इसके साथ जो आप लाइसेंस खरीदेंगे वही सेम लाइसेंस आप 2 VMs तक डाल सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है, अगर स्टैंडर्ड का लाइसेंस है। इसीलिए आप गौर करें कि अभी आप क्लाउड की मशीनों पर काम करें और अंदर जाके देखें इसका लाइसेंस कौन सा एडिशन है। कभी भी लिख लें अपने पास, बाद में चेक कर लीजिएगा, हमेशा डाटा सेंटर का लाइसेंस होगा। क्यों? क्योंकि डाटा सेंटर का लाइसेंस, लेट्स से ये लाइसेंस अगर आपको $500 का मिल रहा है, डाटा सेंटर का लाइसेंस तकरीबन $10,000 $8,000 का मिलेगा, क्योंकि अनलिमिटेड VMs के ऊपर अलाउ कर रहा है आपको, इसीलिए तो डाटा सेंटर लिखा है। तो आप कभी भी देखें AWS है, गूगल है, एजोर है, कोई भी है, वो हमेशा आपको डाटा सेंटर का लाइसेंस देगा आपको, क्योंकि वो अनलिमिटेड VMs के ऊपर लाइसेंस बन रहा है। अलग अलग थोड़ी खरीदेगा आपके लाइसेंस हो। बात समझ में आ गई। लेकिन आप अगर पायरेटेड या बगैर लाइसेंस की विंडोज चलाना चाह रहे हैं तो आप VM 2 से ज़्यादा चला दें, चलती रहेगी। वो 180 दिन का एवेल्यूएशन होता है, आप 180 दिन के बाद मशीन डिलीट कर दें, लीगली कोई मसला नहीं है। अगर आप ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लीगली प्रॉब्लम्स हैं, आपको लाइसेंस ही खरीदना है, तो आप क्या करेंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट जब भी विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे आपको 180 दिन का लाइसेंस फ्री देता है, इवैल्यूएशन लाइसेंस कहलाता है। और आप 180 दिन का मतलब है 6 महीने, 6 महीने चलाएं, उसके बाद डिलीट करके नहीं बना लें अगर आपको लाइसेंस खरीदने में मसला है। क्लियर है बात। लेकिन हाइपर भी डिलीट मत कर देना, हाइपर भी डिलीट करोगे तो सब जाएगा, कोई बड़ी मेहनत लगती है, वर्चुअल स्विचेस बनाने पड़ते हैं, चीज़ें होती हैं, तो ये तमाम है, ठीक है ना। मैं इंशाल्लाह एक हाइपर वी के ऊपर भी एक वीडियो इंशाल्लाह ताला फ्राइडे वाले दिन हम देखते हैं, ठीक है। तो ये भी करेंगे हम लोग, सही है। तो इसको हम बात कर रहे थे, डाटा सेंटर एडिशंस आ गए। ये तमाम वो एडिशंस हैं जिसके बारे में आपको पता करना या पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और अगर ये एडिशंस नहीं होंगे तो फिर आप इंस्टॉलेशन में मसला आएगी। तो नॉर्मली आप यूज़ क्या करें, स्टैंडर्ड या डाटा सेंटर, एसेंशियल यूज़ मत किया करें इस तरह के कामों के लिए, ठीक है।
तो ये चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं और अगला टॉपिक लेके चलते हैं हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी, डीएनएस, डायरेक्टिव डायरेक्टरी, फिस्बो, इन तीनों को लेके चलते हैं हम लोग।